So good morning to all the students of class 7. I am Engineer Kumar Harshvardhan from Pride India Central School, Rajdham, Maheskut, District Khagaria. So far we have discussed about democracy and equality. In this we have seen what are the evolutions of democracy, what is the meaning of democracy, what are the principles of democracy, what are different types of democracy, like we have dictatorship, then we have the military dictatorship, then we have the normal democratic form of government, then we have the oligarchy form of government. So all this we have seen already. So, and we have discussed the difference between the democracy and dictatorship. So now we will be going forward towards equality. So what does the word equality say? What does the word equality say? Equality means nothing but बराबरी. हिंदी में इसका सिंपल सा मतलब है क्या है? बराबरी. मतलब ये कहना चाहती है, हमारा संविधान ये कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि हमें हर एक इंसान को बराबरी के रूप में देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, या फिर वो कहीं से भी बिलोंग करता हो. हमें जो है हर इंसान को मानव की तरह देखना चाहिए, एक ह्यूमन की तरह देखना चाहिए, ना कि उसे हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे. इस तरह से हमें जो है विभाजन नहीं करनी चाहिए. सो इक्वालिटी, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी. ये डेमोक्रेसी की, हमारे देश की डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी खूबसूरता है कि यहाँ पे हम लोग सबको इक्वली ट्रीट करते हैं. हम लोग यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है अमूमन, बल्कि हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारा संविधान तो यही कहता है कि हमें सबको बराबरी के हक से ट्रीट करना चाहिए. इट मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. मतलब लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक देश का गरीब किसान हो. लॉ के सामने सब बराबर है. नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, सेक्स. मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, every adult, rich or poor, irrespective of his or her religion, caste or education, is free to vote. मतलब हमारे देश में चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो टाटाज हो, बिरलाज हो, चाहे वो एक गरीब किसान हो, चाहे वो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो एक महिला हो, चाहे वो एक गरीब इंसान हो, कोई भी हो, हर किसी को बराबरी का हक है और हर किसी के लिए एक वोट है जिससे वो अपनी सरकार चुन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द राइट टू इक्वालिटी. हमारा संविधान ही हमें क्या देता है? राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक देता है. इक्वालिटी इज गिवन थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, ये शब्द बार बार आपको आता रहेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब है वन पर्सन वन वोट. जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपके पास वोटिंग राइट्स होगा. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोट कर सकते हैं और अपनी सरकार चुन सकते हैं. Under this system, all elect citizens who have attained the age of 18 are given the right to vote. मतलब इसमें क्या क्या है इक्वलिटी में? अगर आप मोर देन 18 ईयर्स हैं तो आपके पास राइट टू वोट है. राइट टू वोट होने के कारण क्या कर सकते हैं? यू कैन चूज योर गवर्नमेंट, या तो आप चाहे तो सरकार को गिरा भी सकते हैं. आइदर you can choose your government, और आपको लगे if the government is not working good, then you can also remove the government. If the government is not working good, you can also remove the government. Okay? अब हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज. अब अलग अलग तरह के इनइक्वालिटीज, मतलब असमानांतर जो होते हैं. इनइक्वालिटी का मतलब क्या? वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग रूप के इनइक्वालिटी, असमानांतर जो होता है. इट इज नोन दैट ऑपोजिट को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना. सच्चाई की भी दो पहलू होती है, एक सच्चाई और एक झूठ, है ना. हर सिक्के का भी जैसे दो पहलू होता. हर इंसान का भी अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग रूप होता है, अलग अलग ढंग से वो व्यवहार करते हैं अलग लोगों के साथ. उसी तरह क्या है कि अगर जहां पे इक्वालिटी है वहां पे इनइक्वालिटी भी रहेगी. In India, equality and equality coexist. भारत में भी ऐसा है. If there is equality in the form of universal adult franchise, inequality is also perpetuated through differences in income. अगर हमारे देश में इक्वालिटी है, कहाँ पे हमारे देश में इक्वालिटी है?
हमें इक्वालिटी है राइट टू वोट की, राइट टू वोट का हमें हक है। तो कहां पे इनइक्वालिटी है? देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, देयर इज अ बिग गैप। बी बाई डब्ल्यू में हमेशा बिटवीन को लिखता हूं। आप बोले सर आप पूरा बिटवीन क्यों नहीं लिखते हैं? बी बाई डब्ल्यू में बिटवीन लिखता हूं। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। बड़े और छोटों में बहुत ज्यादा गैप है, इसे हम क्या इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी आल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया। सोशल इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना। और कहां इनइक्वालिटी है? हम कास्ट सिस्टम, जातिवाद में हम इनइक्वालिटी करते हैं। कई बार मैंने ही अमूमन सुना है, देखा है कि अगर कोई जाता है, अगर कोई खड़ा है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अगर वो सही बंदा भी खड़ा है तो लोग उससे पूछते हैं अरे भाई किस जात के हो तुम? तो अगर उन्हें लगता है कि हमारे जात का नहीं है तो नहीं, ये हमारा तो उत्थान कर नहीं सकता, ये हमारे बारे में अच्छा सोच नहीं सकता, क्योंकि भाई इसकी तो जात ही अलग है। तो सिर्फ हमारा बंदा ही, हमारा जात वाला ही हमारे लिए सोच सकता है। ये बिल्कुल धारणा गलत है, ये एक क्रिकेट धारणा है। ये एक ऐसी धारणा है जहां कुछ लोगों का ही बेनिफिट छुपा हुआ है, कुछ लोगों का मनसा छुपा हुआ है। अगर अच्छे इंसान भी आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में तो लोग जो है उनका विरोध करते हैं, वो वहां पे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद कूट कूट के हमारे देश में, हमारे समाज में भरा हुआ है। और बिहार में तो जातिवाद की बात ही अलग है। So social inequality in the form of caste system is still a major deterrent in the upliftment of the rural areas, है ना। जो हमारे गांव है, जो हमारे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे जगह है, वहां पे भी अभी भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जातिवाद जो है वहां पे कूट कूट के नस नस में, खून में भरा हुआ है। The scheduled caste और dalids have long been treated unequally, और जो छोटे जात होते हैं उन्हें बहुत सालों से अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, बराबरी का हक उन्हें नहीं दिया जाता है। They are forced to do most menial of all the jobs, उनको बहुत छोटे छोटे कामों को में ही दिया जाता है। ये कहा जाता है क्योंकि आप छोटे जात के हैं तो आपके लिए यही काम सही है, आपके लिए ये काम सही नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये बड़े जात वाले ही कर सकते हैं। तो ये सब जो धारणा है हमारे देश में इतने सालों के बाद भी, 70 साल से ज्यादा हो गए हमारे देश को आजाद होते हुए, लेकिन आज भी ये जो हमारे समाज में पूरी तरह से प्रिवेलेंट है। They are denied access to temples, schools, potable water, ration supply, etc. जैसे आपने देखा होगा केरला में सबरीमला टेम्पल में वहां महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि वहां पे इन लोग का ऐसा धारणा था कि नहीं, महिलाएं नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनका एक अपना शारीरिक ढांचा बना हुआ है, जिसके कारण, उसके कारण जो है वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो उनमें होता है, जो कि वो बाय नेचुरल है, दैट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो जन्म के साथ होता है, इसलिए वो नहीं जा सकती हैं। ऐसा केरला में सबरीमला टेम्पल में किया था, और कई जगहों पे लोग करते हैं जहां महिलाओं को टेम्पल में नहीं जाने देते हैं, या फिर छोटे जात को जो है उसी नल से, उसी कल से पानी नहीं पीने दिया जाता है, छोटी जात वालों को जो है मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। तो ये सब बहुत ज्यादा हमारे समाज में प्रिवेलेंट है, और आज भी बहुत हद तक हम ये देख सकते हैं। आप कई जगह देखे होंगे किसी को मार दिया जाता है क्योंकि वो छोटी जात का है, या फिर किसी को टेम्पल में नहीं घुसने दिया जाता है, किसी को घर में नहीं घुसने दिया जाता है, उसी थाली में लोग नहीं खाते क्योंकि उसको छोटी जात ने छू दिया है। तो ये सब जो है धारणा आज भी हमारे जो पुराने लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं, और जो अनपढ़ गंवार है वो तो फॉलो करेंगे ही, क्योंकि वो पहले से ही अनपढ़ और गंवार हैं। So they are denied access to temples, school, potables, waters, मतलब उन लोग को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता है, टेम्पल्स में, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, उन लोग को अच्छा साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है, खाने पीने की चीजें उन्हें नहीं मिलती जाती है। दलित चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिस्क्रिमिनेशन, और जो छोटे गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, छोटी जात के लोग होते हैं, उनके बच्चे को बचपन से ही कई सारी प्रताड़नाओं का सहन करना पड़ता है ना। From the upper caste people who perceive education for Dalits as both as a waste and a threat, और बड़े जात वालों को ये लगता है कि जो दलित हैं, जो गरीब हैं, क्या हैं, उनके बाल बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, है ना, कुछ नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिग्निटी मतलब आपका आत्म जो
का जो होता है एक अपना एक अपनी डिग्निटी होती है, कि अपना इज्जत होता है, एक अपना ये होता है कि नहीं हम भी इंसान हैं और हमें भी पूरा हक है कि हम बराबरी का लोग हमसे भी उसी तरह से व्यवहार करें जैसे लोग और लोगों के साथ करते हैं। सो डेवलपमेंट इज व्हाट गवर्नमेंट प्रोमिसेस। सो डेवलपमेंट मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना, आगे चलते रहना, डेवलपमेंट होता रहना। हमें चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। सोशल मतलब सामाजिक डेवलपमेंट हो, या फिर इकोनॉमिकल वो पैसे का लेन देन में डेवलपमेंट हो, आपके इनकम के स्तर में डेवलपमेंट हो, या फिर वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, देश के साम्राज्य में डेवलपमेंट हो, देश हमारा आगे बढ़े, देश हमारा उन्नति करे, उसकी डेवलपमेंट हो। सरकार हमेशा इसी की बात करती है। बट द रूलर्स इन डेमोक्रेसी शुड एंश्योर दैट द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। लेकिन बात यह है कि ये जो हम नेता चुनते हैं, जो ये देश चलाते हैं, ये उनका काम है ये वो देखें कि अगर कोई भी चीज़ सरकार के द्वारा दी जाती है ना, सेंटर से दी जाती है, स्टेट से दी जाती है, तो वो जो हक वो गरीबों का हक है, वो गरीबों तक पूरी तरह से पहुंचे, है ना। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, मुझे याद आ रही है कि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, राजीव गांधी ने, कि मैं 1 रुपये यहाँ से भेजता हूँ, सेंटर से मैं 1 रुपये भेजता हूँ और लोगों तक वो जाते जाते 10 पैसा हो जाता है। आखिर ये जो 90 पैसा है, ये बीच का जाता कहाँ है? तो ये आप सबको ही पता है, 90 पैसा बीच में कहा जाता है। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो वहां से अगर 1 रुपया आता है तो फिर कई सरकारी नौकर हैं जो वो पैसा खाते हैं, फिर आपके वहां का मुखिया, आपके वहां का जिला परिषद, आपके वहां का वार्ड मेंबर वो पैसा खाता है, फिर कुछ दलाल उसमें होते हैं, जो दलाल होते हैं इन लोगों के, वो पैसा खाते हैं, और ये आप तक पहुंचते पहुंचते 1 रुपया सिर्फ 10 पैसा बच जाता है ना। रीच द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल, इट इज नोन एज अ सोशल जस्टिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सोशल जस्टिस, सामाजिक जस्टिस बोलते हैं इसी को हम। इट मस्ट बी रियलाइज्ड दैट इक्वालिटी इज एक्सेप्टेड इन एन आइडियल वे बाय ऑल एनलाइटेंड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल्स, बट इट इज नॉट अ सोशल रियलिटी, है ना। ये जो है इट मस्ट बी रियलाइज, है ना, ये हमें आभास होना चाहिए कि दैट इक्वालिटी इज एक्सेप्टेड इन आइडियल वे, है, सबको समानांतर रूप से इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जबकि ये अमूमन नहीं होता है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन टू ट्रीट पीपल इक्वली, है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, अछूअछूत को वो एबॉलिश करता है। एबॉलिश मतलब वो उसको गिराता है, वो उसको बढ़ावा नहीं देता है। वो कहता है आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी जो है, जो गलत है। इस पर एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15, अगर आप लोग शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मुझे पता नहीं। आप लोग अगर हिंदी में मूवीज देखते हैं तो अच्छी अच्छी मूवीज को देखिए। भोजपुरी का तो मुझे पता नहीं उसमें क्या होता है, लेकिन हिंदी की अगर आप मूवीज देखते हैं तो उसमें देखिएगा आप आर्टिकल 15, वो अनटचेबिलिटी, छुआछूट के बारे में बताता है कि हमारे देश में किस तरह से छुआछूत प्रिवेलेंट था, बहुत सालों से चला आ रहा था। गांधी जी ने इसके लिए बहुत ही मशक्कत की थी। उन लोगों ने छोटी जात वालों को, लोअर कास्ट वालों को हरिजन्स बुलाना शुरू किया था, क्योंकि वो अनटचेबल्स बोलना अच्छा उन्हें नहीं लगता था, वो उसे पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने उन्हें हरिजन्स बुलाना शुरू किया था और उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ा और देश से अनटचेबिलिटी को खत्म किया। गवर्नमेंट मेजर्स टू एंश्योर इक्वालिटी। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट मेजर्स टू एंश्योर इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी मतलब सरकार क्या क्या करती है ताकि देश में समानांतरता बनी रहे, देश में लोगों के बीच में आपस में जो है बराबरी का हक बना रहे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है, हमारा संविधान ही इसे रिकॉग्नाइज करता है। इट स्टेट्स दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडियन बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, जेंडर, रिच और पुअर, लिटरेट और इलिटरेट आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी। किसी भी तरह के लोग हों, वो इसके लिए उन्हें पूरा ये जो है ये बेसिक राइट है जो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो गवार हो, है ना, सभी को ये हक मिलना चाहिए। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी आर थ्रू लॉज एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, है ना। दो तरह से, जिस तरह से सरकार ने कोशिश किया है इसको करने की, वो है एक तो सरकार ने बहुत स्ट्रिंगेंट लॉज बनाए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं, है ना, जिसका वायलेशन पे बहुत ही पनिशमेंट, बहुत एग्रेसिव पनिशमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें खतरनाक पनिशमेंट्स होते हैं, है ना। और दूसरा
थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और दूसरा जो है सरकार समय समय पर जो है अलग अलग प्रोग्राम्स बनाती हैं, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ों को चलाती हैं ताकि लोगों तक वो पहुँचे, समाज तक वो पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे और गरीब भी उसे जान पाए, है ना। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, किसानों के लिए सरकार ने बनाया है। फिर हर एक बार आपको रेडियो में जो आता है किसानों के लिए कि आपको किस समय कौन सा बीज बोना चाहिए, अभी अगर ये मौसम है तो कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप, या किस तरह से करना चाहिए, अभी धान लगाना चाहिए या गेहूँ जो भी है। तो इस तरह से सरकार टाइम टू टाइम क्या है, लोगों को इंफॉर्मेटिव करते रहती है, इंफॉर्मेशन देते रहती है कि उनके लिए क्या सही है, और उस समय उन्हें किस समय अपने अनाज को बेचना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा दाम मिले। तो ये सब सरकार अपना समय समय पर करती रहती है ना। और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी, और स्कीम भी निकालती रहती है। जैसे कि सरकार ने सेल्फ हेल्प SHG निकाला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या है कि कुछ महिलाएं मिलके या कुछ लोग वहाँ पे महिलाएं लोग गांव के मिलके जो है एक छोटा सा इंडस्ट्री की तरह, एक छोटा सा कारखाना की तरह शुरू कर सकती हैं, जिसमें कि 5-10 महिलाएं हो, जैसे अचार बना सकती हैं या फिर कुछ छोटे छोटे कारीगरी करके कपड़ों पे कारीगरी कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें वो कर सकती हैं, सरकार उन्हें इसके लिए लोन भी मुहैया करवाती है। वन सच scheme through which the government of India has tried to provide greater opportunity to the unequal is the mid day meal। सरकार मिड डे मील देती है। सरकार ने ये भी सोचा कि अगर हम बिहार सरकार के स्कूलों में मिड डे मील देंगे तो वहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे, लेकिन आप जानते ही हैं वहाँ पे होता क्या है और क्या होता रहेगा, ये भी बहुत ही लोगों को साफ साफ पता है। मिड डे मील स्कीम्स, दिस स्कीम वाज लॉन्च ऑन 15 अगस्त 1995। ये जो स्कीम है 15 अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसका पूरा ही मैं जो है इसका समर्थन नहीं करता हूँ मिड डे मील का, क्योंकि ये क्या होता है, ये बेसिकली बच्चों को तो उसमें खाना अच्छा मिल ही नहीं पाता है। जो खिचड़ी देते हैं वो भी अच्छा से नहीं देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं उमूमन उसमें क्या होता है, कभी छिपकली निकल जाती है, कभी कॉकरोच निकल जाता है, और बहुत सारी जो चीज़ें जो सामग्री सरकार की यहाँ से आती हैं वो बच्चों तक नहीं पहुँचती है, वो कोई और ही लेके अपने घर चले जाता है। So this scheme was launched on 15th of August 1995. Under this scheme, all elementary government schools were to provide children with cooked lunch and at the same time ensure nutrition for the children of the disadvantaged group। मतलब जो मैंने आपको बोला, इसमें क्या होता है, सरकार की तरफ से बच्चों के लिए मिड डे मील आता है, कभी अंडा देते हैं, कभी केला देते हैं, उसमें कभी खिचड़ी देते हैं, और बाकी उसमें न्यूट्रिशियस चीज़ें सरकार कहती हैं जो देनी चाहिए, जो उन पहुँचती नहीं है बच्चों तक, है ना। तो तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। सबसे जो पहला स्टेट था कौन था, वो तमिलनाडु। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट। तमिलनाडु आपको पता है बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है, बिहार उससे कहीं पीछे है। बिहार उमूमन सभी स्टेट से सबसे पीछे है। बिहार की जो नेशनल तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मिड डे मील, है ना। और अगर आप देखें सभी स्टेट को आपने, अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, है ना, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश के उत्थान में, देश की प्रगति में जो सबसे ज्यादा कोई स्टेट अगर आपको करता है तो वो है आपको गुजरात। गुजरात जो है बहुत ही आगे है, वो नंबर 1 पे है, जो गुजरात जो है कि हमारे देश के उन्नति में बहुत ही ज़्यादा आता है। और अगर आप सीधे चलते चलेंगे और 28वें नंबर पे आएंगे तो नो डाउट वो बिहार है। आप किसी भी चीज में ले लें बिहार सबसे पीछे है ना, किसी भी चीज में ले लें बिहार सबसे पीछे है। हम बस अमूमन आप ये कह सकते हैं कि जो 1000 यूपीएससी भी क्रैक करते हैं उसमें से कुछ बच्चे लोग जो है 150 लोग बिहार से क्रैक कर जाते हैं, बस वही है, वरना बिहार सबसे पीछे है सभी कुछ में। आप कुछ भी को कंपेयर करें, आप एजुकेशन ले लें, आप हेल्थ ले लें, आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन ले लें, अनगिनत चीज मैं आपको गिना सकता हूँ जहाँ बिहार सबसे पीछे है ना। और शिक्षा की तो बात ही छोड़ दी, शिक्षा में तो बिहार बहुत ही अनोखा कार्य कर रहा है ना। तो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट आई है वो बहुत शिक्षित आई है, चाहे जो भी वो आरजेडी की गवर्नमेंट हो, बहुत शिक्षित गवर्नमेंट, इसको आप समझ सकते हैं मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, बहुत शिक्षित गवर्नमेंट है। और जो यहाँ पे भी आपकी जेडीयू की गवर्नमेंट है, तो बिहार में यही प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट्स आती है वो बहुत ही उसी प्रकार के उसमें लोग होते हैं जो शायद ही
कभी मैट्रिक पास किए हों या कभी कोई भी स्कूल में गए हों, उस तरह के लोगों को हम एमएलए और एमपी यहाँ पे चुनते हैं। तो ये अमूमन सी बात है, जब हमारे घर का मुखिया ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर घर में लोग कैसे पढ़े लिखे होंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे एमएलए एमपी ही यहाँ के पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, है ना। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो कई सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं। तो बेसिकली क्या है कि तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द मिड डे मील in a holistic order given by the Supreme Court on 28 November 2001. The court directed all the state governments to implement the midday meal scheme within the following 6 months. और फिर सभी को बोला गया कि 6 महीने के अंदर हर एक स्टेट जो है मिड डे मील को इम्प्लीमेंट करे। द प्रोग्राम हैज had many positive effects, है ना। ये तो सरकार तो यही कहती है कि प्रोग्राम का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है ना। लेकिन अगर आप सही आंकड़े देखें तो आंकड़े कुछ और बताएंगे। सरकारी आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो वो आंकड़े कनेक्ट करती हैं, सरकारी आंकड़े तो हमेशा कम ही बताएंगे क्योंकि वो किसके अंदर चलती हैं, वो सरकार की डिक्टेटरशिप के अंदर है। जो सरकार कहेंगी वही वो दिखाएंगे। लेकिन आप बहुत सारी इंडिपेंडेंट एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत सारे अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसका आकलन करते हैं। वो आपको सही आंकड़ा देंगे कि इसका सही में क्या हुआ, इससे पॉजिटिव इफेक्ट्स हुआ या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स हुआ है। This include the fact that the many poor children have opted for admissions and attending school regularly. ये कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में रेगुलरली जा रहे हैं, हमेशा जा रहे हैं और वहाँ हमेशा पढ़ाई हो रही है। तो ये कितना सच है ये लोगों को पता है। This program has also helped reduce caste prejudice because both low and upper caste children in the school eat the same meal. ये कहती है कि बड़े जात के लोग भी और छोटे जात के बच्चे भी और बड़े जात के बच्चे भी वहीं सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। ये सब ये कहती है, ये जो सरकार ये कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है। It has also brought a distinct social change. बोलती है इसमें बहुत सामाजिक रूप से बहुत ही बदलाव हुआ है। Women, particularly Dalit women and peoples from economically disadvantaged sections have been employed as cooks and assistants. और इसमें जो भी लोग को नौकरी दी जाती है ना, जो आंगनबाड़ी में दी जाती है या फिर इन स्कूलों में जिन लोगों को खाना बनाने के लिए दिया जाता है, वो सब बेसिकली सोशली बैकवर्ड रहते हैं, सोशली बैकवर्ड कास्ट से रहते हैं, गरीब रहते हैं और गरीब जाति से रहते हैं, है ना, छोटी जाति से रहते हैं, उससे रहते हैं। Thus, in a small way, the scheme helps in addressing the gender and the caste inequality. जो सरकार ये कहती है कि भले ही छोटे रूप में ही सही, लेकिन ये जो है जेंडर गैप जो हमारे समाज में जेंडर इनइक्वालिटीज है, कास्ट इनइक्वालिटीज है, उसको ये कहीं ना कहीं समाप्त करता है। बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल डाटास देखेंगे, अगर आप इंटरनेशनल डाटास देखेंगे और अगर आप इंडिपेंडेंट डाटास देखेंगे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, तो ये बिल्कुल इसका opposite कहती है। So this completes your total chapter. In the next class we will discuss the question and answers on this chapter. So this completes democracy and equality, and this will be coming for your examination. Thank you so much bachcho for having patience with me. I once again want to say you all please stay home, stay safe, and I'll be just I have just completed my class and I'll be signing off. Thank you so much from Engineer Kumar Harshavardhan from Pride India Central School, Radha Mehenskut, District Khagaria. Thank you so much. Stay home, stay safe. God bless.